नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और दुनिया ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। और एक अपरिपक्व राजनेता किस तरह से देश की हालत कर सकता है। जब आपको पता था कि तनाव है, तब आप विदेश दौरे पर गए, इजराइल के दौरे पर गए, पत्रकारों को साथ लेकर गए। पता नहीं इजराइल के प्रधानमंत्री ने आपको बताया या नहीं बताया। मान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री का जहाज हवा में होता और उसी समय ये हमला हो जाता। भाई डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ समझ ही नहीं रहे ना भारत के प्रधानमंत्री को। तो उसका जिम्मेदार कौन होता? इजराइल के प्रधानमंत्री ने बताया या नहीं बताया? इजराइल के प्रधानमंत्री ने अगर नरेंद्र मोदी को नहीं बताया तो ये धोखा है। और नरेंद्र मोदी को अपनी विदेश नीति के बारे में फिर से सोचना चाहिए। हम वैश्विक शांति की बात करते हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। ताकत के बल पर एक के बाद एक अमेरिका दुनिया के देशों की सरकारों को झुका रहा है। हमारे प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे हुए हैं। किस बात का डर है, इस पर चर्चा हम लगातार कर चुके हैं शिव जी। लेकिन उनके करीबी मित्र अरबपति कारोबारी धन्ना सेठ गौतम अडानी के बारे में आज राहुल गांधी ने जो खुलासा कर दिया, उस खुलासे के बाद पूरा का पूरा जो बीजेपी का इकोसिस्टम है, साहिब का इकोसिस्टम है, हिलता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात में हलचल मची है, मुंबई में हलचल मची है, और देश की राजधानी दिल्ली में भी हलचल मची है। कोई भी इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो पाएगा। 28 फरवरी की तारीख है शिव जी। 9 मार्च से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री फिर सदन से भागते हुए नजर आएंगे और फिर ये सवाल उठेगा कि भैया फ्रांस का राष्ट्रपति तो हमारे यहाँ मुंबई की सड़कों पर दौड़ता हुआ नजर आता है, अपना वाला अपनी ही संसद में आने से डरता है, दूसरे देश की संसद में जाएगा, अपने देश की संसद में नहीं। मैं जाएगा को जाएंगे कर देता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद का सम्मान है। इस व्यक्ति ने जो किया इस देश की सुरक्षा के साथ, वो कभी भी माफी देने योग्य नहीं है। तो गौतम अडानी को लेकर एक बड़ा खुलासा राहुल गांधी ने किया। क्या है वो खुलासा? उस खुलासे के बारे में अब दर्शकों को बताएंगे। और जो शब्द उन्होंने बोला है, वो जो पैसा जो है ना शिव जी, हजारों करोड़ रुपए लोगों ने देखा होगा एक बेसमेंट में या कभी सपनों में। वो हजारों करोड़ रुपए कहां जमा है और क्या उसका इस्तेमाल होता है, ये खुलासा मतलब समझ लीजिए कि बिल्कुल एक मटिया मेट कर देने वाला खुलासा है। और साहेब इसके बाद मुंह दिखा नहीं पाएंगे। और अब तो साहेब की बात मैं छोड़ देता हूं, मैं तो कहूंगा मोहन भागवत साहब आप मुंह दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे? ये भी कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बताइए अपने पुराने वाले साहब को कि एक दोस्त के लिए आप भी देश कुर्बान करेंगे या आप देश को आगे रखेंगे। बड़ी खबर जी से जी। संतोष जी, बड़ी विकराल परिस्थितियों में देश जूझ रहा है। इंटरनल समस्याएं हैं, एपिस्टीन फाइल है, यूजीसी है, कांग्रेस के आरोप हैं, नरवणे की किताब है, और भी कई बड़ी समस्याएं। शंकराचार्य का मसला है ही। शंकराचार्य ने तो खुद कह दिया कि मेरे मसले को सिर्फ इसलिए गर्म किया जा रहा है ताकि लोगों को एपिस्टीन फाइल से दिमाग बट जाए। विदेश नीति पर पूरी तरीके से सरकार फेलियर दिख रही है। सदन चल नहीं पाया, सदन दोबारा फिर आ रहा है। लेकिन क्या इस सब चीज का जिम्मेदार कोई है? आज मैं जनता में आवाज देख रहा हूं, राहुल गांधी का समर्थन बढ़ता चला जा रहा है। और राहुल गांधी की अब वाक्पटुता, राहुल गांधी की बातचीत की शैली भी अब अच्छी होती चली जा रही है। राहुल गांधी इतने केसों के बावजूद आज तक कभी रोते नहीं देखे होंगे। इस देश के दो नेता रोने में माहिर हो चुके हैं। पहले नरेंद्र मोदी, कब रो दें किसी को भरोसा नहीं। दूसरे केजरीवाल हो गए तैयार। राहुल गांधी आज तक रोता हुआ कोई वीडियो नहीं होगा आपके साथ। डरपोक नहीं है ये, उनकी कायरता नहीं है, ये निर्भीकता है, हिम्मत है, और अंदर से जो आत्मबल आता है ये उसकी देन है। आएंगे हम एक को घर भूल गए आप शिव जी, एक को भूल गए आप। इस देश की लोकसभा में एक बड़े नेता को रोते हुए देखा है नहीं, लोगों उनके ने। बारे में चर्चा नहीं करेंगे, उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्यों? फिर उन्हें एक दिन रोना पड़ेगा। अगर उनके साथ फिर कोई गड़बड़ी हुई तो फिर रोएंगे। सदन में रोने वालों की चर्चा हम नहीं करते हैं। सदन में तो वो लोग रोते हैं जो बाहर निकलने से डरते हैं। ये जो मंच से रो रहे हैं, भीड़ में खड़े होकर रो रहे हैं, ये क्या रोना है? संतोष जी, बड़ी विडंबना है
अडानी को लेकर मोदी ने पूरे देश को जहां तहां सामान बेचा, जहां तहां देश को गिरवी रख दिया, जहां तहां देश को फंसा दिया, लेकिन अडानी को सुरक्षित बचाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। अब अडानी का क्या होगा? राहुल गांधी लपेट रहे, राहुल गांधी अब तक तो मैं यही समझता था शिव जी, जैसे यशवंत सिन्हा जी आए हमारे प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अकूत संपत्ति है। मैंने उनसे पूछा था कि भैया बीजेपी विरोधियों को तो छोड़िए, अपने नेता क्यों नहीं बोल रहे, मोहन भागवत क्यों नहीं बोल रहे? तो उन्होंने कहा कि देखिए ये नहीं तो वो, बहुत सारे हथियार है उनके पास। और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि अकूत संपत्ति है, अथाह पैसा है। आंकड़े भी बताते हैं कि भैया बीजेपी अब सबसे अमीर पार्टी बन गई है, और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तो अब कोई तुलना ही नहीं हो सकती पैसों के मामले। बीजेपी के कार्यालय देश भर में बनते जा रहे हैं। मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मैं खुद भी अभी तक यही मानता था कि ठीक है भैया, जो उनके खाते में पैसा है वही है, बाकी अकूत संपत्ति हो रही है, प्लॉट खरीद रहे हैं, कार्यालय बना रहे हैं। चलिए, राजनीतिक दल तो कार्यालय बनाता है। अडानी साहब के कुछ बिजनेस इंटरेस्ट है जिसको प्रधानमंत्री जी बचाते हुए नजर आते हैं। दुनिया के कई देशों में उन्होंने ठेके दिलवाने में मदद की। भैया श्रीलंका में भी नेता ने कह दिया, केन्या में भी नेता ने कह दिया, मैंने मान लिया, चलिए ये भी ठीक है। अमेरिका में जिस तरह से धोखाधड़ी हुई, उसके बाद मोदी साहब उनको बचाते हुए नजर आए, तो उसको बचाने के लिए चलिए कुछ भी कर सकते हैं, मैंने मान लिया। लेकिन अब तो गजब हो गया है। अब देखिए क्या हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि अडानी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, उनकी कंपनी सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि पिछले 11-12 सालों में अडानी की कंपनी का इस्तेमाल बीजेपी के काले धन को जमा करने के लिए, बचाने के लिए किया गया, जिसको बाद में जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे उसका इस्तेमाल चुनाव में किया जाता है या फिर नेताओं की खरीद फरोख्त में किया जाता है। और ये आरोप संतोष पाठक और शिव कुमार मिश्रा नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप इस देश की लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगा रहे हैं। और 9 मार्च को ओम बिरला के भाग्य का फैसला होना है, उसके बाद सदन के अंदर राहुल गांधी ये बोलते हुए नजर आएंगे, भले ही कोई उनको रोक ले। इससे पहले अडानी के बारे में इस तरह का खुलासा नहीं किया गया। एक शब्द यूज किया है राहुल गांधी, बीजेपी का स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो बीजेपी का स्पेशल पर्पस व्हीकल 11-12 साल से पैसों को जमा करने की बात, जब जरूरत पड़ती है तो वो उस पैसे का इस्तेमाल करना, और इसके लिए कई तरह की सेल कंपनियां बनाना, ये भारत के पूरे इकोसिस्टम, भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ, भारत की राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है शिव जी, जिसका खुलासा राहुल गांधी ने किया। और मैं कहता हूं कि जो शब्द जिसके मुंह से निकले, उनके शब्द को ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के इस बयान को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। भैया हम कहीं और से नहीं उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के एक्स अकाउंट से उठा रहे हैं। राहुल गांधी का वो बयान अगर आप सुनवा सके, कांग्रेस पार्टी भी इसको फैला रही है, इस बयान को शेयर कर रही है, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बयान अपने आप में बहुत। दूसरा हाथ यहाँ है, एक हाथ मैंने आपको बताया एप्स्टीन की फाइल। शिव जी शुरू से इसको कर सकते हैं, इसको शुरू से कर सकते हैं क्या? कि एक हाथ यहाँ है, दूसरा हाथ यहाँ है, एक हाथ मैंने आपको बताया एप्स्टीन की फाइल, दूसरा हाथ बताता हूं। बीजेपी ने पिछले 10-15 साल में अपना पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अडानी जी की कंपनी में डाल दिया है। समझिए, अडानी नॉर्मल कंपनी नहीं है, अडानी स्पेशल पर्पस व्हीकल है। किसकी? बीजेपी की। जो भी पैसा बनता है वो सारा का सारा अडानी के पास जाता है, और फिर वो पैसा राजनीति में प्रयोग किया जाता है। हजारों शेल कंपनियां हैं। भाइयों और बहनों, अमेरिकनों ने अडानी जी पर क्रिमिनल केस लगा दिया है। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अडानी पर क्रिमिनल केस, और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अडानी का केस, और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। आपने सुन लिया संतोष जी, पहली प्रतिक्रिया इस वीडियो को सुनकर आपकी क्या है? देखिए, हजारों सेल कंपनियां
इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़। एक पॉलिटिकल पार्टी का पैसा एक बिजनेस समूह के पास। ये तो काला धन खत्म करने आए थे ना, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में डालने के लिए आए थे ना, वो व्हाइट मनी तो होगी नहीं सकती। और फिर राजनीति में उसका प्रयोग। अब राजनीति में प्रयोग तो चुनाव में हो सकता है, लेकिन ये जितने पैमाने पे तोड़ फोड़ करते हैं, साम दाम दंड भेद, वो तमाम चीजें खुलकर सामने आ गई। ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है और सरकार बदलेगी तो निश्चित तौर पर या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से इसकी जांच होनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। ये सिर्फ राजनेता, नेता और बिजनेसमैन के गठजोड़ का मामला नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मामला है, ये इस देश के अर्थव्यवस्था की सुरक्षा का मामला है, इस देश के करोड़ों लोगों से जुड़ा मामला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे ही ब्लैक मनी आता है तो वो अंडरवर्ल्ड के रूट के थ्रू ही जाता है स्विस बैंक में से। ब्लैक मनी का मतलब अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड का मतलब आईएसआई, आईएसआई का मतलब पाकिस्तान। ये सारे तार इस तरह से जुड़ते हुए, किसी भी डिफेंस एक्सपर्ट से या इंटेलिजेंस एक्सपर्ट से आप पूछेंगे, वो आपको इसी तरह के तार जोड़ते हुए नजर आएंगे। याद है दिल्ली में आपने केजरीवाल का जिक्र किया, मैं याद दिला दूं, नरेंद्र मोदी एक भाषण दे रहे थे दिल्ली के, यही शायद करकटडुमा वाला जो मैदान था, उसके पीछे वो भाषण दे रहे थे कि मैं तो बड़ा लकी हूं। बिल्कुल लकी थे, बिल्कुल लकी थे शिव जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जवाहरलाल नेहरू को जब देश मिला, खंड खंड देश, न फंड था न लोगों में एकता थी, देश सांप्रदायिक दंगे की आग में झुलस रहा था और ये हिंदूवादी संगठन और मुस्लिमवादी संगठन इस देश को तबाह करने पर तुले हुए थे। ऐसा देश जवाहरलाल नेहरू को मिला था। लकी नहीं थे वो, कांटों का ताज था। इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी, पश्चिम बंगाल में सूखा, और पश्चिम बंगाल का सूखा इस देश के कई राज्यों में सूखा, हालत ये हो गई थी कि खाने के लिए अनाज हमारे पास नहीं था। अमेरिका के दौरे पर जब वो गई, अमेरिका गेहूं देने को तैयार हुआ, लेकिन अमेरिका ने कहा कि डॉलर के मुकाबले अपने रुपए की कीमत को कम करो। प्रधानमंत्री ने छुपाया नहीं, भारत सरकार ने छुपाया नहीं, देश की जनता को बताया ये मजबूरी है, आटा नहीं था हमारे पास, मजबूरी है। राजीव गांधी जब आए तो उनको राजनीति में नौसिखिया समझकर पाकिस्तान और चाइना दोनों ने खेल करने की कोशिश की। तुरंत कारगिल पर भारत की सेना भेजी थी उन्होंने। नरेंद्र मोदी खुशकिस्मत थे, कोई बड़ा अकाल नहीं आया। कोविड भी बहुत लंबे समय बाद आया, उनके शासन के कई सालों बाद आया। अर्थव्यवस्था में कोई बहुत दिक्कत नहीं थी, मौसम में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। आटा लेने के लिए हमें अपने डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत को कम करना पड़ा। आज आटे से भी ज्यादा कीमती, आटे का तो चल किसानों का तो इन्होंने जो करना था वो कर दिया, देश की सुरक्षा के लिए आटे से भी बड़ी कीमती चीज थी डाटा, वो डाटा इन्होंने अमेरिका के हाथ में डाल दिया। कौन सा डर है, कौन सा डर है? आप आए थे तो निश्चित तौर पर खुशकिस्मत थे, भगवान ने आपको ये देश ऐसे सौंपा था कि आप इसको कहां से कहां पहुंचा सकते थे, लेकिन आपने इसको कहां से कहां पहुंचा दिया। फर्क है दोनों में से। अच्छी बात है कि विपक्षी राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठा रहे हैं और आज राहुल गांधी ने तूफान आने की बात भी कही है। भगवान न करे वो तूफान इस देश में आए, लेकिन अगर कभी वो तूफान इस देश में आया तो हम लोगों के पास रोने के लिए भी समय नहीं बचेगा। ये सच्चाई है इस देश की। और उसके बाद ये लोग 56 इंच के सीने की बात करते हैं। देखो संतोष जी, तबाही तो आएगी, इसे तबाही को कोई रोक नहीं पाएगा। उसका एक रीजन होता है संतोष जी, हम ओवर कॉन्फिडेंस में, अति आत्मविश्वास में जब जब रहते हैं तब हमें धोखा मिलता है। नोटबंदी हुई, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें कुछ दिन दे दीजिए। ऐसे 4 वीडियो उनके सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। कभी वो 5 साल मांगते हैं, कभी 40 दिन मांगते हैं, कभी 60 दिन मांगते हैं, कभी 2026 तक का समय मांगते हैं। अब वो 47 तक का मांग रहे हैं, यानी 21 वर्ष अगर आप उन पर भरोसा जताएं तो शायद वो विकास का कुछ आयाम बनाए। जनता अब 21 वर्ष का इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि जो बच्चा आज पैदा नहीं हुआ है अगले 3 साल बाद होगा, वो उस समय रोजगार के लिए रोजगार मांग रहा होगा, 18 वर्ष का होगा। तो प्रधानमंत्री जी बुरी तरीके से फंस गए हैं। पूरी भाजपा हताश है, निराश है, भाजपा समझ नहीं पा रही है हम क्या करें। भाजपा में तरह तरह के मामले उठ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी जो हमला कर रहे हैं वो ठीक कहते नहीं है, नाभि परवार है रावण की। रावण को हम मोदी से संज्ञा नहीं दे रहे हैं, आप लोग अंधभक्त फिर हमें ट्रोल करो। मैं ये कह रहा हूं कि ये ठीक उसी तरीके से हो रहा है कि रावण की नाभि में वार हो रहा हो। हर एक एपस्टीन, शंकराचार्य, ट्रेड डील,
एपस्टीन में उनके मंत्री का नाम आना, अनिल अंबानी का आना, उसके बाद सदन नहीं चल पाना, नरवाड़े की किताब आना, फिर प्रधानमंत्री का इजराइल जाना, इजराइल से विश्व युद्ध की तैयारी एक तरीके की हो जाना, निकले और हमला हो गया। सोचिए तो, विचार कीजिए, जो भी आपने लाइन की, हमारे प्रधानमंत्री जी वहां होते, ये हमला हो जाता, इसका जिम्मेदारी किसके सर पड़ती? वैसे भी पड़ रही है। मुस्लिम कंट्रीज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो साख थी, शेख और उन सबको बुला के जो मिलते थे, गले पड़ते थे, मिलते तो वो किसी से नहीं है, हर व्यक्ति के गले पड़ते हैं। तो गले पड़ने में कभी कभी गले फंस जाते हैं, कहते नहीं वो चौप हो गया। अब आप सोचिए, मैं तो इस देश के उन अंधभक्तों से बड़ा परेशान हूं। विदेश में कहीं जाते हैं तो मुसलमानों के गले पड़ जाते हैं, मुसलमान विदेश का यहाँ आता है बड़ा रहनुमा तो उसके गले पड़ जाते हैं, और देश का अब्दुल उनके निगाह में पंचर जोड़ने वाला है, चोर है, वो चरित्रवान नहीं है, वो देश को बर्बाद कर देगा, वो हिंदुओं को मार के खा जाएगा। आखिर ये बना क्या रखा है? परोस क्या रहे हो? कुछ तो थोड़ी। आपने बता दिया जीसस भारत से ही निकले थे, पितृ मात्र जाने क्या क्या संगठन बता दिए, क्योंकि आपके यहाँ तो पितृ संगठन और मातृ संगठन का ही चलता है दबदबा। तो जो संगठन से निकल के आते हैं उन्हें पितृ मातृ ये सब याद रहते हैं। भारत मेरी जननी है, मेरी जन्मभूमि है, और मैं इसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूं। मां गंगा के बेटा की तरह झूठ बोलकर नहीं रह सकता। झूठ में सबसे बड़ा अपमान होता है। संतोष जी, बस मैं एक अंतिम छोटा सा एक कमेंट है मेरा, क्या राहुल गांधी को मोदी रोक नहीं पा रहे? रोकेंगे कैसे? रोक कैसे पाएंगे? आपने समझौता करके आ गए ना। राहुल गांधी ने कहा तूफान आने वाला है, अमेरिका का जब अखरोट इस देश में आएगा, अमेरिका का जब बादाम इस देश में आएगा, अमेरिका का जब सेब इस देश में आएगा, अमेरिका का जब दाल इस देश में आएगा, अमेरिका का जब कपास इस देश में आएगा, अमेरिका का जब सोयाबीन इस देश में आएगा, अमेरिका के जब कृषि सामान इस देश में आएंगे और हमारे डेटा का अमेरिका दुरुपयोग करता हुआ नजर आएगा, तो फिर तूफान तो आएगा और बड़ा तूफान आएगा। आपने 2047 का जिक्र किया। अंधभक्तों से मैं इतना ही कहूंगा, भैया आप कितना भी आलोचना कर ले, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तमाम संवैधानिक संस्थाओं को बना के गए, योजना आयोग उन्होंने बनाया और खुद अपनी जिम्मेदारी तय की कि मैं पंचवर्षीय योजना के जरिए इस देश के लोगों को हिसाब किताब दूंगा 5 साल का, क्योंकि देश की जनता 5 साल के लिए चुनती। 14 में ये बने तो 2022 का झांसा हमें देते रहे, 2022 में ये हो जाएगा, 2022 में वो हो जाएगा, और जब 2022 आने लगी तो 2047 का झांसा इन्होंने देना शुरू किया अमृतकाल। भाई भक्त लोगों से इतना ही कहूंगा, देश की जनता 5 साल के लिए सरकार चुनती है। ये 47 और 49 और 55 और 75 पे मत जाओ। 5 साल के कामों का सीधा सीधा हिसाब किताब आप नहीं देते हो, क्योंकि आप झूठ बोलते हो, आपके पास काम गिनाने के लिए है नहीं। और मैं फिर कहूं, अगर किसी व्यक्ति को बार बार ये कहता है कि मैं देशभक्त हूं, मैं देशभक्त हूं, तो थोड़ा सा खोजबीन कर लिया कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे वो देश को बेच रहा हो। राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं, मोदी के पास इसका जवाब नहीं है, इसलिए वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर कहता हूं, लड़ाई में एक सप्लाई चेन होता है। जब भी दो देशों की सेना लड़ती है तो वो सेना कितनी मजबूती से लड़ पाएगी या कौन सी सेना जीतेगी, वो इस बात पर तय करता है कि पीछे से सप्लाई कितनी अच्छी आ रही है, गोले बारूद की, तोप की, हथियारों की, साजो सामान की और खाने की। मोदी की सप्लाई चेन जो है वो अडानी है। राहुल गांधी इसको समझ गए हैं और इसलिए वो मोदी का सप्लाई चेन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये समय वफादारियां बदलने का समय है। बहुत सारे लोग वफादारी बदल रहे हैं। अगर अडानी साहब ने भी वफादारी बदल दी तो फिर क्या? एक बात सही है, प्रधानमंत्री घबराए हुए, प्रधानमंत्री डरे हुए, अब उनको भरोसा लोगों पे कम हो पा रहा है। कब कौन साथ छोड़कर चला जाए ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। और किसी भी दिन ये खबर आ सकती है शिव जी कि भैया उन्होंने अपना इस्तीफा देने नहीं जाएंगे। वो मैं फिर आपको बता देता हूं, कलेजा चाहिए मुश्किलों का सामना करने के लिए, देने नहीं जाएंगे, भिजवाएंगे वो इस्तीफा। ये बात आप मान के चलिए। भिजवाएंगे, मैंने कहा भिजवाएंगे, 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 देने नहीं जाएंगे। और भिजवाएंगे भी, पता लगा 4 आदमी बैठ के उनसे जबरदस्ती कहे कि साइन करिए, बहुत हो गया आपका, और 4 आदमी अपने ही लोग होंगे वो। चलिए 4 ही आदमी कंधा देते हैं, 4 ही आदमी धंधा देते हैं और 4 ही आदमी आपसे इस्तीफा लेते हैं। इन 4 आदमियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहते नहीं है उसके घर में तो इतने भी लोग नहीं है जो 4 आदमी कंधा दे सकें।
इस देश में बहुत लोग हैं, 144 करोड़ लोग हैं, सभी नेताओं को कंधा दे देंगे। ये कम से कम इस देश को बर्बादी से तो बचा लें, इस देश में हो रही अराजकता से तो बचा लें, इस देश में बेरोजगारी पर जो हड़कंप मचा हुआ है उससे तो बचा लें। आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। फिलहाल इस प्रोग्राम को हम यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव जी, मैं तो चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी 100 साल से भी ज्यादा जिए और जो भी गलतियां उन्होंने की है इस देश के खिलाफ जाकर, उसके लिए वो जांच एजेंसियों और कानूनी एजेंसियों का सामना करे और सजा भी हो। इसलिए मैं चाहूंगा कि उनकी उम्र तो कम से कम लंबी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।